अगर आप 1980 की दहाई के बीच में मैनहट्टन की सड़कों पर चलते तो आपको हवा में एक अजीब सी थरथराहट महसूस होती। ये सिर्फ गाड़ियों का शोर या वॉल स्ट्रीट की चहल पहल नहीं थी। ये एक ऐसी ताकतवर कौम का एहसास था जो अपने पीछे मुड़कर देख रही थी और एक नए मुकाबले करने वाले को तेजी से करीब आते देख रही थी। एक सदी में पहली बार अमेरिका डर गया था। वो रूस के एटमी मिसाइलों से नहीं डर रहा था, वो वीसीआर, वॉकमैन और उन छोटी गाड़ियों से डर रहा था जो कभी खराब होती नजर नहीं आती थीं। वो मुकाबला करने वाला मुल्क जापान था। एक आम अमरीकी को ऐसा लगता था जैसे जापान पूरी दुनिया खरीद रहा है। इस कब्जे की निशानियां हर जगह थीं। 1991 में एक जापानी कंपनी ने रॉकफेलर सेंटर खरीद लिया। ये ऐसी खरीदारी थी जिसने अमरीकियों को हिला कर रख दिया। रॉकफेलर सेंटर सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं था, ये अमरीकी सरमाए की पहचान थी और अब ये जापान की मिल्कियत था। फिर ये खबर आई कि सोनी कंपनी ने कोलंबिया पिक्चर्स खरीद ली है। अमरीका की फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम अब जापानी कंपनी के मातहत था। 1985 में टेलीविजन पर आपको अमरीकियों की मायूसी नजर आती। डिट्राइट के मजदूर पार्किंग में खड़ी ट्यूटा गाड़ियों पर हथौड़े बरसा रहे थे। सियासतदान खबरदार कर रहे थे कि अमेरिका का टेक्नोलॉजी वाला इलाका सिलिकॉन वैली अब जापान के कब्जे में चला जाएगा। टाइम मैगजीन ने खौफनाक सवाल पूछा, क्या कोई जापान को रोक सकता है? ये समझने के लिए कि तारीख कैसे बदली, हमें इस मुआशी मशीन को समझना होगा जो जापान ने दूसरी जंग अजीम की तबाही के बाद खड़ी की थी। ये बेहतरीन मंसूबाबंदी का मोजज़ा था। जंग के बाद जापान खंडर बन चुका था, लेकिन जापानी अफसरों ने एक सादा सी चाल चली। वो सिर्फ माल बाहर बेचने पर तवज्जो देंगे। वो ऐसी चीजें बनाएंगे जो दुनिया को चाहिए हों और वो उन्हें हर किसी से सस्ता और बेहतर बेचेंगे। 1980 की दहाई तक जापान ने सामान बनाने का वो निजाम तैयार कर लिया था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जापानी फैक्ट्रियां खामोश, साफ और बिल्कुल दुरुस्त काम करती थीं। लेकिन जापान के पास एक खुफिया हथियार था और वो थी उनकी करेंसी येन। कई सालों तक येन की कीमत को डॉलर के मुकाबले में जानबूझकर कम रखा गया। सस्ता येन होने की वजह से जापानी सामान अमरीकियों के लिए बहुत सस्ता था। अगर एक गाड़ी बनाने पर 20 लाख येन खर्च आते और डॉलर का रेट 300 येन हो तो वो गाड़ी अमेरिका में सिर्फ $6,000 की बिकती। अमरीकी कंपनी की गाड़ी इसी कीमत पर $10,000 की होती। इस हिसाब का मुकाबला करना नामुमकिन था। इस फर्क ने अमरीकी कारोबार को तबाह कर दिया। 1985 तक वॉशिंगटन में गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। हुकूमत जापानी सामान पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही थी। सदर रेगन जानते थे कि तिजारती जंग एक तबाही होगी। उन्हें एक अलग हल चाहिए था। यहां जेम्स बेकर सामने आए जो वजीर खजाना थे। उन्होंने समझ लिया कि मसला सामान का नहीं बल्कि पैसे की कीमत का है। अमरीकी डॉलर बहुत ज्यादा ताकतवर था। बेकर ने एक मंसूबा बनाया कि डॉलर की कीमत कम करनी होगी और जापानी येन को महंगा करना होगा। इसके लिए अमरीका को बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान की मदद चाहिए थी। 21 सितंबर 1985 को न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में एक खुफिया मुलाकात हुई। जापानी वफ्द की क़यादत ताकिशीता कर रहे थे। जापान इस बात पर क्यों राजी हुआ? क्योंकि वो अमेरिका की पाबंदियों से डरते थे। वो समझते थे कि येन को थोड़ा महंगा करना अपना कारोबार चलता रखने के लिए एक छोटी कीमत है। सब मुमालिक ने मिलकर डॉलर बेचने और येन खरीदने पर इत्तेफाक किया। जब अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क हुक्म देता है तो बाकी सब सुनते हैं। पीर की सुबह जैसे ही ऐलान हुआ, मार्केट में हलचल मच गई। डॉलर की कीमत गिरने लगी। प्लाजा मुआहदा शुरू हो चुका था। अमेरिका में खुशी थी, लेकिन जापान में खौफ फैल गया। इसे महंगा येन कहा गया। जापानी कंपनियों का मुनाफा खत्म हो गया। 2 साल में येन की कीमत दुगनी हो गई। जापान का माल बाहर बकना बंद हो गया और फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। जापान के बैंक फंस गए थे।
उन्होंने मईशत को सहारा देने के लिए कर्जों पर सूद बहुत कम कर दिया। उन्होंने मुल्क में सस्ता पैसा भर दिया, जिसने एक नया पागलपन शुरू कर दिया। 1986 में बैंक ने सूद की शरह बहुत कम कर दी। ये आग पर पेट्रोल डालने के बराबर था। जापानी कंपनियों ने चीजें बनाने के बजाय सस्ते पैसे से जमीनें और शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। जापान की स्टॉक मार्केट एक रॉकेट बन गई। लेकिन असल पागलपन जमीन की कीमतों में था। एक हिसाब के मुताबिक टोक्यो के शाही महल के नीचे की थोड़ी सी जमीन पूरे कैलिफोर्निया की जमीन से ज्यादा महंगी हो गई थी। लोग शाह खर्चियां कर रहे थे। वो टैक्सी रोकने के लिए $100 के नोट लहराते थे। बाहर की दुनिया को लगा कि जापान जीत गया है, लेकिन बैंक के अफसर जानते थे कि ये एक गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है। 1999 में यासुशी मेनू ने बैंक का चार्ज लिया और उस गुब्बारे को फाड़ने का फैसला किया। उन्होंने सूद की शरह बढ़ा दी। मार्केट गिरना शुरू हुई। 1990 में स्टॉक मार्केट की आधी कीमत खत्म हो गई। जमीनों की कीमतें 80% तक गिर गईं। बैंकों के खरबों रुपए डूब गए। ये जापान के खोए हुए अशरों का आगाज था। मईशत रुक गई और नौजवानों को नौकरियां मिलना बंद हो गईं। प्लाजा मुआहदा पहली ईंट थी जिसने जापान की दीवार गिरा दी। अमेरिका ने अपना मसला हल किया, लेकिन अपने मुकाबले वाले मुल्क को तोड़ दिया। चीन ने इससे सबक सीखा और कभी भी अमेरिका के दबाव में अपनी करेंसी को महंगा नहीं होने दिया। जापान के लिए यह एक ऐसा जख्म था जिससे वो आज तक नहीं निकल सका। स्टॉक मार्केट को अपनी पुरानी जगह पर वापस आने में 35 साल लगे। प्लाजा होटल आज भी खड़ा है, लेकिन वहां होने वाला मुआहदा इस बात की यादगार है कि मईशत को तबाह करने के लिए बमों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक कागज पर दस्तखत काफी होते हैं। अमेरिका ने रस्सी फराहम की और जापान ने खौफ में उसे अपने गले में डालकर खुदकुशी कर ली।